हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे। मैंने आपसे बताया कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में सबसे पहले जो स्टडी किया था वो किया हम लोगों ने जनरल डाल्टन मॉडल। वहां से हमने आपको एक्सप्लेन किया कि परमाणु होता क्या है। फिर हम लोगों ने डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पढ़ा। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, प्लैंक कांस्टेंट आदि पर हम लोगों ने डिस्कशन किया, स्टडी किया। आज हम लोग बात करेंगे सम अर्लियर मॉडल्स ऑफ एटम, परमाणु के कुछ प्रारंभिक मॉडल में। परमाणु के प्रारंभिक मॉडल का मीन्स है कि अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग जो राय दी वो क्या राय दी, क्या सजेशन दिया परमाणु के स्ट्रक्चर के विषय में या परमाणु के विषय में। उसमें से सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे थॉमसन मॉडल, फिर पढ़ेंगे रदरफोर्ड मॉडल, फिर पढ़ेंगे रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग, फिर मॉडल की कमियां और फिर बोर मॉडल के विषय में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज पढ़ेंगे थॉमसन मॉडल। बेटा कौन सा मॉडल? थॉमसन मॉडल। मैं आपको एक जनरल सी बात बता दूं कि जब थॉमसन ने मॉडल दिया अपना, उस समय सिर्फ डिस्कवरी किसकी हुई थी? इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी हुई वो सन 1897 में हुई। प्रोटॉन की जो हुई वो 1919 में हुई और जो न्यूट्रॉन की हुई वो 1932 में हुई, सन 1932 ईस्वी। क्लियर? ईस्वी में। तो हमने आपसे कहा कि अगर हम थॉमसन मॉडल की बात करें तो उसके पहले थोड़ी सी बात ये जान लेते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मैटर। हमारे कहने का मीन्स आप जनरल समझ लीजिए कि जो थॉमसन मॉडल दिया गया वो भी बेटा किस सन में दिया गया? 1897 में। हमने आपसे कहा कि जो थॉमसन मॉडल दिया गया वो ऐसा होता है, वो समान रूप से बटा होता है। कैसे बटा होता है? मतलब हर जगह पर जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो सेम रूप से डिवाइड होगा। अब आपके दिमाग में ये बात आ सकती है कि डिस्कवरी इन्होंने किसकी की थी? इलेक्ट्रॉन की। बात किसकी कर रहे हैं? पॉजिटिव चार्ज की। तो उसका मतलब आप समझिए, मैटर ये था कि जब थॉमसन ने अपना परमाणु मॉडल दिया उस समय इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई थी और ये भी बात हो चुकी थी कि जो थॉमसन मॉडल जो परमाणु होता है वो उदासीन होता है। अगर उदासीन होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, तो कोई ना कोई दूसरा पार्टिकल और अवश्य होगा जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। क्लियर? तो कहने का मीन्स जो बात उन्होंने एक्सप्लेन किया मॉडल को वो इलेक्ट्रॉन को लेकर और पॉजिटिव चार्ज को लेकर। किसको लेकर? हम यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज को प्रोटॉन के नाम से भी नहीं कह सकते, क्योंकि प्रोटॉन जो नाम दिया गया पॉजिटिव चार्ज को वो कब? 1919 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने बताया या प्रोटॉन की खोज की। क्लियर? तो इन्होंने कहा जो परमाणु होता है उस परमाणु में जो धनावेश होता है वो समान रूप से क्या होता है? बड़ा होता है। और बोले इसमें नेगेटिव पार्टिकल्स, नेगेटिव चार्ज ऐसे धसे होते हैं जैसे तरबूज में बीज। कैसे धसे होते हैं? जैसे तरबूज में बीज। तो आप जनरली ऐसे बना सकते हैं। अगर आप तरबूज बनाकर दिखाते हैं, देखिए आप ये मान लीजिए तरबूज हो गया थोड़ी देर के लिए। अगर तरबूज को काटते हैं तो आप देखते हैं वहां पर एक रेड पार्ट होता है और एक ऐसा होता है ब्लैक। तो ब्लैक में क्या होते हैं? तरबूज के सीड्स होते हैं, सीड्स। तो इन्होंने क्या कहा कि जो रेड पार्ट था उसको क्या मान लिया इन्होंने? बताइए। पॉजिटिव चार्ज, धनावेश। और जो सीड्स थे उनको क्या मान लिया? नेगेटिव चार्ज। तो इन्होंने कहा कि जिस प्रकार किसी तरबूज में तरबूज के बीज धसे होते हैं, सेम वैसे ही परमाणु में धनावेश के बीच में कौन स्थित होता है? ऋणावेश होता है। बस समझ रही है? तो हमारे कहने का सर जे थॉमसन ने बताया कि कोई भी परमाणु जो होता है वह उदासीन क्यों होता है, इस बात को एक्सप्रेशन देने के उन्होंने कहा कि परमाणु का धनावेश समान रूप से बटा होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन
इस प्रकार धसे होते हैं जैसे तरबूज में बीज। क्लियर? इसे हम प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? या हम इसे तरबूजीय मॉडल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? मेरी बात समझाइए बेटा। ये कौन सा मॉडल था आपका? थॉमसन मॉडल। यहां से इन्होंने यह बताने का प्रयास किया कि कोई भी परमाणु जो होता है वह उदासीन क्यों होता है। लेकिन यह थॉमसन मॉडल भी क्या हुआ आपका? गलत सिद्ध हो गया। कैसे गलत सिद्ध हुआ? तो आइए देखते हैं। इस बात को जज करने के लिए, थॉमसन परमाणु मॉडल को प्रूव करने के लिए, देखने के लिए वैज्ञानिक अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, किसने? वैज्ञानिक अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसे हम क्या कहते हैं? अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स। रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स मतलब रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। क्लियर? रदरफोर्ड ने अपने इस प्रयोग के लिए बेटा क्या किया? उन्होंने एक गोल्ड की पतली चादर ले ली, थिन लेयर ऑफ गोल्ड। बेटा मैंने आपसे कहा कि हम लोग बात करेंगे रदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स पर। अब प्रॉब्लम यह है कि रदरफोर्ड ने ये अपना एक्सपेरिमेंट्स क्यों दिया। तो एक सिंपल सी बात आप समझिए। मैटर क्या था कि सर जे थॉमसन ने यह बताया कि कोई भी परमाणु उदासीन क्यों होता है, लेकिन कई अन्य पॉइंट्स की बात रदरफोर्ड ने नहीं बताई। क्लियर? सॉरी, कई बात को सर जे थॉमसन एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो फिर रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट दिया जिसे हम रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स कहते हैं। मैं आपको एक जनरल सी बात बता दूं कि यह जो एक्सपेरिमेंट दिया गया सन 1911 में दिया गया। कब दिया गया? सन 1911 में। इस एक्सपेरिमेंट्स के लिए क्या किया? रदरफोर्ड ने एक रेडियो एक्टिव पदार्थ लिया। ध्यान दें बेटा, ये क्या होता है? रेडियो एक्टिव पदार्थ। इसे अंग्रेजी में भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कहते हैं। अब प्रॉब्लम आई, ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या है? तो प्रकृति में कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जो स्वतः अल्फा, बीटा और गामा किरणों क्या करते हैं? उत्सर्जन। तो उन्हें ही, उन पदार्थों को ही क्या कहते हैं? हम रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं। क्लियर? अब होता क्या है कि यहां पर रेडियो एक्टिव पदार्थ से कौन सी किरणें निकली? अल्फा किरणें। बेटे कौन सी किरणें? अल्फा किरणें। तो इन्होंने एक रेडियो एक्टिव पदार्थ लिया और उस रेडियो एक्टिव पदार्थ के बाद इन्होंने गोल्ड की एक, लिखा है सोने की पतली पन्नी, गोल्ड की एक थिन लेयर ले ली, पतली पन्नी ले ली। और ये जो आप देख रहे हैं सर्कुलर वृत्ताकार जो देख रहे हैं, ये जिंक सल्फाइड स्क्रीन है। स्क्रीन का मीन्स पर्दा। जिंक सल्फाइड का क्या दिया गया? पर्दा। अब आपके पास दो प्रश्न। पहला प्रश्न ये कि अल्फा निकलती से तीन किरणें हैं, अल्फा, बीटा और गामा, लेकिन हमने सिर्फ किन किरणों को लिया? अल्फा किरणों को। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? तो पहला पॉइंट समझिए। आप समझिए, थॉमसन ने कहा कि परमाणु पर धनावेश समान रूप से क्या होता है? बटा होता है। तो आप जानते हैं कि जब समान आवेश पास आते हैं तो वो प्रतिकर्षित होते हैं, और जो विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं वो आकर्षित होते हैं। तो पहला पॉइंट तो यही था कि अगर परमाणु में धनावेश होगा, समान रूप से बटा होगा, तो अल्फा पर भी पॉजिटिव चार्ज होता है। जब यह अल्फा पार्टिकल यहां टकराएगा तो प्रतिकर्षित हो जाएगा। अगर धनावेश समान रूप से बटा होगा तो परमाणु से टकराकर वापस आ जाएगा। पहला पॉइंट। दूसरा आपके माइंड में आया, हमने गोल्ड को ही क्यों दिया? क्लियर?
गोल्ड की ही लेयर को क्यों लिया? तो उसका रीजन ये है कि गोल्ड बहुत ही आघात वर्धनीय धातु होती है। आप इसको जितना पीटेंगे उतनी फैलती जाती है। तो होता क्या है कि आप जानते हैं कि जैसे मान लीजिए सोने की एक लेयर है, तो इस पे परमाणु यूं इस प्रकार ऐसे स्टब होंगे, इसके ये स्टब होंगे, इसके ऊपर रखे होंगे। तो जब हम चोट करते जाएंगे तो फैलती जाएगी। तो फैलने पर इस टाइप की परमाणु की व्यवस्था या अरेंजमेंट हो जाएगी, जिससे हमें एक सिंगल परमाणु मिल जाएगा। किस चीज के लिए? एक्सपेरिमेंट के लिए। तो हम थोड़ी देर के लिए ये मान लें, ये थिन लेयर ना लेकर हमने गोल्ड का एक परमाणु ले लिया। क्लियर? सोने का एक परमाणु ले लिया। क्लियर? अब तीसरा क्वेश्चन ये जिंक सल्फाइड का पर्दा क्यों लगाया? तो बेटा जब जिंक सल्फाइड का पर्दा होता है, अगर इसमें कोई पार्टिकल कोलिजन करता है, टक्कर मारता है, तो वहां ग्लो उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? ग्लो, चमक उत्पन्न होती है। तो इस वजह से इसको लगाया गया, किसे? जिंक सल्फाइड को। ये था एक अरेंजमेंट कि हम इन्होंने किस प्रकार एक्सपेरिमेंट करने के लिए अरेंजमेंट किया। तो हमने आपसे कहा कि रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के लिए बेटा क्या क्या लिया? रेडियो एक्टिव पदार्थ लिया। दूसरा क्या लिया? सोने की पतली पन्नी ली। और क्या लिया आपका? ये जिंक सल्फाइड का पर्दा लिया। क्लियर? अब देखिए इन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या किया। जब यहां से देखा इन्होंने कि अल्फा पार्टिकल निकल करके जाते हैं, हमने अभी आपसे कहा कि हम ये मान लें कि गोल्ड की थिन लेयर नहीं बल्कि गोल्ड का एक क्या है? परमाणु। तो हमने इसे एक ये परमाणु मान लिया। तो यहां से अब ढेर सारे ये अल्फा किरण निकली और निकलकर कहां की ओर बढ़ी? इस सोने की पतली पन्नी, सोने के परमाणु की ओर, गोल्ड एटम की ओर। और जब यहां निकली तो इससे क्या होती है? इससे 3 प्रेक्षण मिले। पहला प्रेक्षण क्या निकला कि अल्फा पार्टिकल इस सोने के परमाणु को भेद कर बेटे कहां निकल जाते हैं? बाहर। देख रहे आप कहां निकल गए? बाहर। पहला देखिए सीधे निकल गया आपको, ये पहला यहां से कहां निकल जाते हैं? बाहर। दूसरा क्या देखा गया कि यहां से जो अल्फा पार्टिकल्स, कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो अपने मार्ग से विचलित हो गए। देखिए इनको जाना कहां चाहिए? सीधे, लेकिन ये क्या हो गए? विचलित हो गए। तो दूसरा जो पॉइंट मिला वो क्या मिला? विचलित होना। पहला क्या था? बाहर निकल जाना, और दूसरा क्या था? विचलित होना। अब तीसरा जो हमें प्रेक्षण मिला एक्सपेरिमेंट से, वो क्या मिला? जो पार्टिकल्स जिस रास्ते से गया अल्फा पार्टिकल, उसी रास्ते से कहां हो गया? बैक। क्लियर? अब रीजन ये है कि इससे बैक दिखाने पिछले बगल से दिखा दिया, जब भी जाता है जिससे बैक भी उसी ऑप्शन से क्या होता है? होता है। बात समझ में आ रही है? कहने का मीन्स जब सोने के परमाणु पर अल्फा पार्टिकल्स की बमबारी हुई तो उससे 3 प्रेक्षण निकल करके आए। कुछ अल्फा पार्टिकल्स उस परमाणु को भेदकर कहां निकल जाते हैं? बाहर। कुछ क्या होते हैं? अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। कुछ जिस रास्ते से गए उसी रास्ते से कहां आ जाते हैं? बाहर। क्लियर बेटा? ये किससे हुआ? रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग में। अब आप यहां पर एक चीज और देखेंगे, यहां ये जो आप देख रहे हैं यूं, यहां पर ये एरिया बताई जा रही है, ये जो एरिया है ये अधिकतर अल्फा कण का रिकॉर्ड बिंदु का मतलब ये है कि यहां से लेकर यहां तक क्लियर अधिकतर अल्फा पार्टिकल्स आते हैं, टकराते हैं। मतलब यहां पर दिखाई दिए, स्क्रीन आवरण पर दिखाई दिया कि यहां पर क्या मारते हैं? टक्कर मारते हैं। तो बेटा देखिए इसके 3 पॉइंट्स। अब हम अगर इन तीनों प्रेक्षणों पर बात करेंगे, इससे निष्कर्ष क्या निकला? एक्सपेरिमेंट तो हमने कर दिया, ये रिजल्ट क्या आया? तो पहला रिजल्ट ये आया कि जो थॉमसन ने बताया था कि परमाणु पर धनावेश बराबर बटा होता है, तो बिल्कुल गलत। ये अगर यहां पर धनावेश समान रूप से बटा होता तो हर एक अल्फा पार्टिकल टकराकर क्या हो गया होता? उसी रास्ते से बैक हो गया होता, क्योंकि प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा होता। क्योंकि धनावेश तो अंदर भी है और अल्फा पार्टिकल पर भी क्या होता है? धनावेश होता है।
तो पहले का ये पॉइंट गलत हो गया। इससे निष्कर्ष ये निकला कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। खोखला होता है तभी यहां से पार्टिकल क्या हो गए, निकल गए। क्लियर, बात समझ आ रही है। दूसरा पॉइंट कि जो यहां पर देखा जाए कि जिसके मध्य भाग में, परमाणु के मध्य भाग में धनावेश स्थित होता है। अब धनावेश जो होता है उसी धनावेश के कारण यह अल्फा जो पार्टिकल थे क्या होते हैं, प्रतिकर्षित हो रहे होते हैं। और जो तीसरा निष्कर्ष निकला कि गया और उसी रास्ते से पार्टिकल बैक हो गया। तो कहने का मीन्स कि इस रास्ते पर संपूर्ण धनावेश स्थित होगा, अति सूक्ष्म परमाणु के अति सूक्ष्म भाग पर संपूर्ण धनावेश क्या होता है, स्थित होता है। बात समझ आ गई। तो यहां पर रदरफोर्ड ने यही बताया अपने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से कि किसी भी परमाणु का अधिकांश भाग कैसा होता है, खोखला। नंबर सेकंड बात उन्होंने बताई कि कोई भी परमाणु, किसी भी परमाणु पर जो धनावेश होता है वो परमाणु के अति सूक्ष्म भाग पर क्या होता है, स्थित होता है। और उस अति सूक्ष्म भाग को रदरफोर्ड ने बेटे क्या कहा, नाभिक। क्या कहा, नाभिक। बात समझ आ गई। तो यह था रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स। इस एक्सपेरिमेंट्स के बाद रदरफोर्ड ने अपना एक मॉडल दिया जिसे हम रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहते हैं। तो इसको समझ लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल पर। क्लियर, देखिए तो समझ लिया आप लोगों ने। उसमें एक पॉइंट में जब आपको और बता दूं कि रदरफोर्ड ने बताया कि लगभग जब 20,000 कण अल्फा पार्टिकल्स की बमबारी कराई जाती है, लगभग एक कण 180 डिग्री पर क्या हो जाता है, बैक हो जाता है। 180 कण, सॉरी 180 डिग्री एंगल पर। कहने का मीन्स इससे ये प्रूव होता है जो धनावेश होता है बहुत ही अति सूक्ष्म भाग पर होता है। मेरी बात समझ। तो आइए देखते हैं इन्होंने अपने मॉडल में और क्या कहा। देखिए आइए अब हम लोग देखते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, एटॉमिक मॉडल ऑफ रदरफोर्ड। बेटा इन्होंने इस मॉडल में क्या कहा, रदरफोर्ड ने बताया कि नंबर एक, कोई भी जो परमाणु होता है, मान लीजिए ये कोई परमाणु है, इन्होंने कहा परमाणु दो भाग में बटा होता है। इन्होंने कहा एक नाभिक और दूसरा हो गया नाभिक के चारों ओर का क्षेत्र, विशाल क्षेत्र। बोले नाभिक में धनावेश स्थित होता है। नाभिक में क्या स्थित होता है, धनावेश। और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या लगाते हैं, चक्कर। मेरी बात समझ आ गई। मैंने क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि रदरफोर्ड ने बताया कि जो परमाणु होता है वो कितने भाग बटा होता है, दो भाग में। एक क्या कहलाया, परमाणु नाभिक, और दूसरा क्या कहलाया, परमाणु नाभिक के चारों ओर का विशाल क्षेत्र। इन्होंने कहा नाभिक पर क्या स्थित है, धनावेश, और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। मेरी बात समझ आ गई। नंबर तीसरी बात बताई कि जो परमाणु का आयतन होता है उसकी तुलना में नाभिक का आयतन बहुत कम होता है। परमाणु की तुलना में नाभिक का आयतन बेटा बहुत क्या होता है, कम। देखिए कैसे। इन्होंने कहा कि जो परमाणु की त्रिज्या है, त्रिज्या को नोट किससे करते हैं, आकार से, रेडियाई, और परमाणु को एटम कहते हैं, तो ए से नोट कर लिया। तो आर ए रेडियाई जो बताई वो 10 की पावर -8 cm।
सेंटीमीटर। कितनी बताई? 10 की पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। और जो नाभिक की त्रिज्या बताई तो Rn लिख लीजिए, न्यूक्लियस, वो बताई 10 की पावर 13 सेंटीमीटर। अब आपके दिमाग में होगा यहाँ पर 8 लिखा और यहाँ पर क्या लिखा हुआ? 13 बड़ा होता है, लेकिन मैथ में जो वैल्यू जितनी बड़ी होती है माइनस में, वह उतनी ही क्या होती है? छोटी। तो ये किसकी त्रिज्या हुई? नाभिक की। और ये किसकी हुई? परमाणु की त्रिज्या। ठीक है, तो देखिए जरा, यहां से हम जानते हैं कि जो परमाणु होता है, परमाणु का आकार बेटा कैसा होता है? गोलाकार। वेरी गुड, स्फेरिकल। अब यहां से यदि हम देखें परमाणु का आयतन यदि निकालें तो वहां पर किसका आयतन लगा देंगे हम? गोले का आयतन। और गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है? देखिए, आयतन नोट करता है V से, परमाणु निकाले A लिख देंगे तो होता है 4/3 πr³। लेकिन अब यहां पर जो r³ आपने लिखा, यहां पर क्या लिखेंगे? क्योंकि हम किसकी भी बात कर रहे हैं? परमाणु के लिए, एटम। और अगर यहां से नाभिक का आयतन निकालेंगे Vn, तो यहां पर क्या लगा देंगे आप? n लिख देंगे। इनकी आप वैल्यू अगर पुटअप कर दें तो 4/3 पाई, और यहां पर क्या हो जाएगा? 10⁻⁸ का होल क्यूब, इक्वेशन 1 मान लीजिए। और यहां पर हो जाएगा पाई 10⁻13 का होल क्यूब, इक्वेशन 2 मान लीजिए। तो इक्वेशन फर्स्ट बाई क्या कर देंगे? सेकंड। तो क्या हो जाएगा? VA/Vn इक्वल टू हो जाएगा 4/3 पाई। इसको लिखेंगे तो आप 8 3 24, 8 3 24, और यहां पर क्या हो जाएगा? 13 3 39 पाई। ये वैल्यू कैंसिल हो गई, तो VA/ क्या हुआ? Vn बराबर, आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये 13 ऊपर जाएगा, 24 39 प्लस में हो जाएगा, इसको लेस करेंगे तो 10⁻⁻ कितना हो जाएगा? 15, सॉरी प्लस में, ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो यहां से क्या निकल कर के आ जाएगा आपके पास? VA बराबर 10⁻15 Vn। बात समझ आ गई? कहने का मीन्स जो परमाणु का आयतन होता है वो नाभिक के आयतन का 10 की पावर 15 गुना होता है। कितने गुना होता है? 10 की पावर 15 गुना होता है। तो यहां तक बेटा किसी को कोई प्रॉब्लम? ये हम लोग बात किसमें कर रहे थे बताइए? रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में। आपने देखा किताबों में लिखा होता है कि जो रदरफोर्ड का मॉडल होता है इसे हम सौरमंडलीय मॉडल भी कहते हैं। क्लियर? लेकिन रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की तुलना हम लोग कतई सौरमंडलीय मॉडल से नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते? नंबर 1 बात, जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है उसमें हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की, जो बहुत ही छोटा है, छोटे पार्टिकल्स होते हैं। और जो सूर्य या जो ग्रह हुए, ठीक है ना, तो उपग्रह जो हुए, जनरल बात करें हम सूर्य के चारों ग्रह चक्कर लगाते हैं तो वो क्या होते हैं? बड़े आकाशीय पिंड होते हैं। तो उन पिंडों पर न्यूटन के गति के नियम लगाए जा सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पर गति के नियम न्यूटन के नहीं लगाए जा सकते। बात समझ आ रही है? नंबर 2 बात, जो सूर्य है और जो ग्रह है उनमें कोई भी आवेशित आकाशीय पिंड नहीं है, जबकि जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है ऐसे हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आकाशीय वो आवेशित है, आवेशित कण है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कंपेयर सौरमंडलीय मॉडल के साथ नहीं कर सकते। मेरी बात समझ में आ गई? ये था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अब अगर हम लोग ये